नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से हैदराबाद के चुनाव हुए निकाय के, उसके बाद में जो परिणाम आए उससे तमाम उन लोगों को झटका लगा है जो अब तक ये कहा करते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे ये ईवीएम से नहीं हुए थे बल्कि बैलेट पेपर से हुए थे। बैलेट पेपर से चुनाव होने की वजह से ही रिजल्ट आने में काफ़ी देर लगी, काउंटिंग में काफ़ी देर लगी, लेकिन जो एक ट्रेंड था भारत के चुनावों का वो ट्रेंड बरकरार रहा। भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली और अब वो लोग जो ईवीएम पर सवाल उठाया करते थे, ईवीएम के हैक करने की बात करते थे, उनके लिए अब बहाने ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं। वो लोग जो ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के पीछे सेलेक्टिव हैकिंग ऑफ ईवीएम है, अब उनसे ये पूछा जाए कि ये जो बैलेट पेपर है इसको किसने हैक कर लिया। बैलेट पेपर से चुनाव का एक ही सबसे बड़ा जो समस्या है वो है इसमें समय बहुत लगता है, इसकी काउंटिंग में बहुत समय लगता है। दूसरे इन चुनावों में भी बहुत सारे बैलेट पेपर खारिज भी हुए और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटें भी हारनी पड़ी, क्योंकि उन जगहों पर जो हार जीत का अंतर था काफ़ी कम। अगर बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम से चुनाव हुआ होता तो शायद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सीटें तेलंगाना राष्ट्र समिति से ज़्यादा रही होती। तेलंगाना राष्ट्र समिति को जिस तरीके से 56 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें मिली, उनमें काफ़ी अंतर आ गया होता और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना पाती। लेकिन खैर, जो परिणाम हुआ वो सबको स्वीकार होना चाहिए और अब उन लोगों के मुंह पर भी उन्हें तमाचा मारना चाहिए जो ये कहा करते थे कि ईवीएम हैक करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है वो ये कह देते हैं कि यहाँ पर ईवीएम को ये लोग हैक नहीं कर पाए हैं। हैदराबाद के चुनावों में जो खास बातें रहीं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उनमें से एक मुद्दा ये भी था कि योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के लोगों को उनका पुराना इतिहास भी याद दिलाया। उन्हें याद दिलाया कि हैदराबाद जिसे आज जाना जाता है वो कभी भाग्यनगर हुआ करता था और मोहम्मद कुली कुतुब शाह नाम के एक शासक ने, जो कि मुगलों का एक तरीके से डेलीगेटेड रिप्रेजेंटेटिव था, उसने यहाँ पर हैदराबाद नाम से शहर का नाम परिवर्तित कर दिया था और 1591 में उसने चार मीनार बनाना शुरू किया था। चार मीनार को लेकर विवाद यह है कि चार मीनार जिस जगह पर बनाई गई है वहाँ पर कभी भाग्य लक्ष्मी का मंदिर हुआ करता था। अब वहाँ पर एक छोटा सा कोने में मंदिर है जो अभी पूरी तरीके से ईंट पत्थर का नहीं बल्कि टेंट और उसका है। लोगों का ये कहना है कि इसी जगह पर भाग्य लक्ष्मी का मंदिर था जिसको तोड़कर कुली कुतुब शाह नाम के उस निजाम ने, जिसने निजाम की बाद में पदवी हासिल की थी और हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता था, ये भी एक इतिहास है। उस व्यक्ति ने यहाँ पर भाग्यनगर का नाम भी बदल दिया था, जिसके पुनर्नामकरण की बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी और इसको लेकर तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। ये कहने की कोशिश की थी कि योगी आदित्यनाथ इस तरीके के सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों नाम बदलने की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने तो यहाँ तक कहा था कि ये हैदराबाद का नाम बदलना चाहते हैं, हम इनका नाम बदल देंगे। लेकिन हैदराबाद की जनता को अपना इतिहास याद आया और उन्होंने भाग्यनगर के नाम पर वोट किया, इतना ज़्यादा वोट किया कि ओवैसी की कट्टरपंथी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली मजहबी राजनीति भी उसके आगे फीकी पड़ गई और इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ टीआरएस को, जिसकी पिछले चुनाव में 99 सीटें थी लेकिन अब वो 99 से काफ़ी नीचे आ गए और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको जिक्र भी किया और उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि भाग्यनगर का हमने जो बात उठाई थी उसको जनता ने मोहर लगा दी है। भाग्यनगर को अगर कहा जाए तो ये जो चार मीनार है, चार मीनार शहर के पुराने इलाके में है और यहाँ पर ओवैसी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद इसी जगह पर भाग्यनगर के मुद्दे पर जिस तरीके से सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और दूसरी बात यह है इस सफलता के कई सारे मायने हैं। हैदराबाद एक शहर मात्र नहीं है,
हैदराबाद का जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसमें 4 जिले शामिल हैं। 4 जिले शामिल हैं और इसमें करीब 25 विधानसभा सीटें आती हैं इस इलाके में। निश्चित तौर पर इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में तेलंगाना राष्ट्र समिति की हालत पतली होने वाली है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इसका हुआ है कांग्रेस को, जिसको पिछले लोकसभा चुनावों में भी अच्छा खासा वोट मिला था, भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा वोट मिला था। लेकिन इस बार के जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ टीआरएस, जो कि इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे अमित शाह भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाके पूजा करते हैं, दूसरे तमाम नेताओं ने पूजा की और उन्होंने खुलेआम टीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव से कहा था कि वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करके दिखाएं, जिसका जवाब टीआरएस की तरफ से नहीं दिया गया। और इसी को मुद्दा बनाया गया था चुनाव के अंदर कि टीआरएस इस समय ओबीसी के इशारों पर काम करती है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खेलती हुई नजर आ रही है, वही राजनीति जिसको कांग्रेस यहाँ पर बहुत पहले खेलती रही है। दरअसल जब तेलंगाना राज्य की मांग चल रही थी तब भी ये मुद्दा उठा था कि इस तरीके से तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस प्रदेश में हावी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो ज़िले थे उनमें जो आबादी का संतुलन था वो यही कहानी कहता था। लेकिन उसके बावजूद आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ उसमें ये बात भी थी, चंद्रबाबू नायडू ये कहते थे कि इसको संतुलित रखा जाए, लेकिन उस समय ये बात पर ध्यान नहीं दिया गया और उसकी वजह से के चंद्रशेखर राव ने एक गुप्त समझौता ओबीसी की पार्टी के साथ किया और उसका नतीजा रहा कि के चंद्रशेखर राव की सरकार यहाँ मजबूती के साथ टिकी हुई है। लेकिन अब उस पूरे की पूरी मजबूती को हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम चैनलों ने यह हंसी उड़ाने की कोशिश की और इसमें ओबीसी भी शामिल था। उसने ये कहा था कि यहाँ पर चुनाव प्रचार में पूरी की पूरी केंद्र सरकार आ गई है, लेकिन इसके मायने बहुत सारे थे, उसकी वजह भी थी और उस वजह का परिणाम अब जब सामने आ गया है तो इससे कई लोगों को जवाब मिल गए हैं। जवाब उन लोगों को भी मिले हैं जो ईवीएम पर सवाल उठाया करते थे और भारतीय जनता पार्टी की जीत को ईवीएम की जीत बताया करते थे। इसमें खासकर कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, राहुल गांधी और उसके तमाम चेले चपाटे हुआ करते थे। दिग्विजय सिंह से लेकर दूसरे जो कमलनाथ जैसे लोग हैं वो भी इस तरीके की बातें किया करते थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव भी इसी बात को दोहराता था। जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हारा या लोकसभा चुनाव हारा तब उसका ये कहना था। इसी तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी हार का ठीकरा हमेशा ईवीएम के ऊपर छोड़ने की कोशिश करते थे और उनकी ये भी मांग रहती थी कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से पूरे देश में चुनाव होना चाहिए। लेकिन अब उन्हें हैदराबाद के चुनावों और उनके रिजल्ट को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बीच में जो कुछ हुआ है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो उसमें कई सारे नुकसान हैं। एक तो उतने ज़्यादा लोग वोट नहीं कर पाते हैं, जैसा कि यहाँ देखने को मिला कि 40% से भी कम मतदान हुआ। दूसरे, इनकी काउंटिंग में बहुत लंबा समय लगता है और काउंटिंग के बीच में बहुत सारे लोगों के जो मत हैं वो खारिज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो स्टैंप या पहले इस पर हस्ताक्षर होते थे, अंगूठा लगता था, अब स्टैंप लगती है, वो इधर उधर होने से कई बार इसके जो मत है उसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन चुनाव परिणामों पर इससे कोई असर नहीं पड़ता है। लोग जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसी को वोट देते हैं, चाहे वोट ईवीएम से करा लो या फिर बैलेट पेपर से करा लो। और जिस तरीके से हैदराबाद में कहा जाता था कि वहाँ पर ओबीसी का सिक्का चलता है, ओबीसी की पार्टी का एक छत्र राज चलता है, उसी ओबीसी के गढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है उसको कब्जाने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक कब्जा भी लिया है। उसके बाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति और ओबीसी की पार्टी के बीच खलबली मच गई है। उनको पता है कि अभी तो ये निकाय के चुनाव थे, स्थानीय चुनाव थे, इसलिए जनता ने बहुत ज़्यादा सीरियसली इन लोगों को सबक नहीं सिखाया है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में, आने वाले लोकसभा चुनावों में यहाँ की जनता किस करवट अपना पक्ष रखेगी, किस करवट लेटेगी, किस करवट रहेगी, ये सारा का सारा संदेश जनता ने दे दिया है।
और इसका परिणाम आने वाले दिनों में तेलंगाना में देखने को मिलेगा, ये जी किशन रेड्डी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाग्य लक्ष्मी की कृपा से हमें हैदराबाद में अपनी जो जीत है उसको काफ़ी गुना बढ़ाने का मौका मिला है। 4 से हम 40 पार हो गए और जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा छू ले, लेकिन वो 50 का आंकड़ा छूने से तो चूक गए। जितना भी उन्होंने हासिल किया वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है और इसके लिए भाग्य लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो बता रहे हैं, उसको भी लोगों के अंदर ये विश्वास है कि शायद भाग्य लक्ष्मी ने ही इनका भाग्य बदल दिया है और इसीलिए भाग्य नगर नाम को दोबारा से स्थापित करने की बात फिर से उठ चुकी है कि हैदराबाद जो नाम बदला गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, उसको अब बदलने का समय आ गया है। क्योंकि मोहम्मद कुली कुतुब शाह भारत में लुटेरों के दल के साथ आया था, वो एक विदेशी था और किसी भी विदेशी के द्वारा दिए हुए नाम को हम क्यों ढोएंगे, यही बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी और इस बात से अब हैदराबाद के लोग भी इत्तेफाक रखते हैं। उनका भी मानना है कि वो भाग्यनगर में रहते हैं न कि हैदराबाद में, और ये मांग अभी और ज़्यादा जोर पकड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से चुनावों में इस बात पर मुहर लगी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि टीआरएस को ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसमें भाग्यनगर और हैदराबाद की जो बीच की लड़ाई थी, भाग्य लक्ष्मी का जो आशीर्वाद था, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जय हिंद, जय भारत।